स्वागत है आप सभी का डीएनएन नॉवल वर्ल्ड में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। एपिसोड 71 टू 80। नया महाद्वीप। जब दानव आत्मा महाद्वीप और प्रौद्योगिकी महाद्वीप भीषण युद्ध में उलझे हुए थे, तब तियान्यू समूह की याओ सम्राट पूर्वज ईश्वरीय आत्मा महाद्वीप पर दिव्य दरबार के ईश्वर सम्राट पूर्वज के साथ बातचीत कर रही थीं। यह एक विशाल और असीम तारामंडल था, एक ऐसी सत्ता जिसके पीछे दिव्य चक्रों की 99 परतें उभर रही थीं और जिसका शरीर एक ग्रह से भी बड़ा था। अंतरिक्ष के पूरे विस्तार के पार एक सुंदर आकृति का सामना कर रहा था, एक ऐसी आकृति जिसकी पीठ पर एक दिव्य चंद्रमा विराजमान था, जो अपनी चमक से अरबों मील के तारामंडल को आलोकित कर रहा था। जी तियान्यू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वह क्या मामला है जिस पर हमें चर्चा करने की आवश्यकता है? अर्ध दिव्य प्रकाश से ढकी उस सत्ता ने कहा, जिसके पीछे दिव्य चक्र उभर रहे थे और जिसका रूप धुंधला था। उसकी विशाल और शक्तिशाली आवाज ने इस तारामंडल को झकझोर कर रख दिया। शेनवुजी, एक अस्थायी युद्ध विराम के बारे में क्या ख्याल है? उस दीप्तिमान चमक से एक स्पष्ट और अलौकिक आवाज मनसमीर की तरह निकली, जिसने उस आकृति को घेर रखा था, जो चांदनी में किसी परी की तरह लग रही थी। हे, तुमने युद्ध शुरू किया और अब तुम युद्ध विराम का प्रस्ताव दे रही हो। तुम मेरी ईश्वर जाति को क्या समझती हो? दिव्य दरबार के पूर्वज की ठंडी उपहासपूर्ण हंसी गूंजी। वर्तमान याओ जाति वैसी नहीं है जैसी तब थी जब ब्लड ड्रैगन समूह अस्तित्व में था। मेरी ईश्वर जाति और प्रौद्योगिकी महाद्वीप के खिलाफ एक साथ युद्ध छेड़ने का साहस करना, तुम वास्तव में मृत्यु को आमंत्रण दे रही हो। क्या तुम भी युद्ध को और बढ़ाना चाहते हो? जी तियान्यू की आवाज़ ठंडी और मंद थी जब उन्होंने कहा, यद्यपि ब्लड ड्रैगन कबीला नष्ट हो गया है, क्या तुम जानते हो कि ब्लड ड्रैगन कबीले के 1 लाख मुख्य ड्रैगन को मायरियाड डेमन अकेडमी की उस सत्ता द्वारा कठपुतलियों में बदल दिया गया है? हालांकि उनकी ताकत कम हो गई है, लेकिन अगर हम उन सभी को तुम्हारे ईश्वर जाति के युद्ध क्षेत्र में तैनात कर दें, तो ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण परेशानी पैदा करने के लिए पर्याप्त होगा। उस समय ब्लड ड्रैगन कबीला कितना शक्तिशाली था, समान रैंक वालों के बीच लगभग अजेय। शक्ति कम होने के बावजूद कठपुतलियों के रूप में परिष्कृत किए जाने के बाद भी उनमें से 1 लाख का एक साथ होना एक भयानक ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। वे ब्लड ड्रैगन जिन्हें मायरियाड डेमन अकेडमी की उस सत्ता द्वारा कठपुतलियों में बदला जा सकता है, वे कम से कम याओ सम्राट स्तर के हैं। 1 लाख याओ सम्राट स्तर के ब्लड ड्रैगन उसी रैंक के 10 लाख या 10 करोड़ प्राणियों के बराबर हो सकते हैं। तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? मेरी ईश्वर जाति कोई नर्म रसीला फल नहीं है। शेनवुजी ने उपहास किया। जी तियान्यू, प्रौद्योगिकी महाद्वीप के साथ तुम्हारा युद्ध सेंट ग्रेड युद्ध शक्ति की तैनाती तक बढ़ गया है। क्या तुम उससे कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकती? जी तियान्यू ने शांति से कहा, यह तुम दोनों के सहयोग से ज्यादा कुछ नहीं है। शेनवुजी मुस्कुराया, जब तुम ये जानती हो तो तुमने फिर भी मुझे बाहर क्यों बुलाया? मैं बस तुम्हें एक मौका देना चाहती थी। यदि तुम प्रौद्योगिकी महाद्वीप के साथ गठबंधन कर सकते हो, तो हम खेती महाद्वीप के साथ गठबंधन क्यों नहीं कर सकते? जी तियान्यू ने उदासीनता से कहा, तुम्हारी ईश्वर जाति और खेती महाद्वीप प्राचीन दुश्मन हैं। चूंकि मेरे दानव आत्मा महाद्वीप ने प्रौद्योगिकी महाद्वीप और तुम्हारे खिलाफ एक साथ युद्ध छेड़ने का साहस किया है, तो क्या तुम्हें लगा कि हमने इसके परिणामों पर विचार नहीं किया था? आइए हम याओ जाति तीसरे महाद्वीपीय युद्ध की शुरुआत करें। एम्परर स्टार के संसाधन अब 6 प्रमुख महाद्वीपों के लिए पर्याप्त नहीं हैं, हमें इनकी संख्या 2 या 3 कम करनी होगी। शेनवुजी हंसा, जैसे कि अभी युद्ध रोकने का मतलब यह है कि तुम बाद में खेती महाद्वीप के साथ हाथ नहीं मिलाओगी। हम ईश्वर जाति के आधे महाद्वीपों का बलिदान दे सकते हैं और प्रौद्योगिकी महाद्वीप के साथ मिलकर पहले तुम्हारी याओ जाति को खत्म कर सकते हैं। उस स्थिति में चर्चा करने के लिए कुछ भी शेष नहीं है। तुम अपने आधे महाद्वीपों का बलिदान दे सकते हो और मेरी याओ जाति भी तुम्हें आधे महाद्वीप दे सकती है, जिससे हमारी पूरी शक्ति जितनी जल्दी हो सके प्रौद्योगिकी महाद्वीप पर आक्रमण करने के लिए केंद्रित हो जाएगी। जी तियान्यू शुरू से अंत तक अत्यंत शांत रहीं। ठीक है, देखते हैं जीत किसकी होती है। बोलना समाप्त करने के बाद शेनवुजी का प्रतिबिंब तुरंत गायब हो गया। तीसरा महाद्वीपीय युद्ध शुरू होने वाला था। इस महाद्वीपीय युद्ध में कौन जानता है कि 6 महाद्वीपों में से कितने शेष बचेंगे। प्रथम महाद्वीपीय युद्ध ने 18 महाद्वीपों को घटाकर 12 कर दिया था। द्वितीय महाद्वीपीय युद्ध ने 12 महाद्वीपों को घटाकर 6 कर दिया था। यदि महाद्वीपीय गठबंधन तीसरे महाद्वीपीय युद्ध को नहीं रोक पाता है, तो कम से कम 3 महाद्वीप समाप्त हो जाएंगे। जैसे जैसे शक्तिशाली व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है और तकनीक में सुधार होता है, संसाधनों की कमी होने लगती है। संसाधनों की कमी को केवल युद्ध द्वारा लूट के माध्यम से ही हल किया जा सकता है। हालांकि जैसे ही तीसरा महाद्वीपीय युद्ध छिड़ने वाला था, महाद्वीपीय गठबंधन ने अपनी चाल चली। ठीक आज दोपहर 12 बजे महाद्वीपीय गठबंधन ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक वीडियो पोस्ट किया।
वीडियो के साथ यह संदेश संलग्न था, महाद्वीपीय गठबंधन उम्मीदों पर खरा उतरा है और आखिरकार तारामंडल में एक ऐसा महाद्वीप खोज लिया है जो संसाधनों से समृद्ध है और हमारे एम्परर स्टार के क्षेत्रफल का 100 गुना है। उसके नीचे वीडियो था। वीडियो में जो दिखाया गया था वह कोई ग्रह नहीं था, बल्कि एक विशाल आकाशगंगा के बराबर का एक महाद्वीप था। यह महाद्वीप स्वर्ग की एक परत से ढका हुआ था, जिससे एम्परर स्टार के सबसे शक्तिशाली मेन ब्रेन के लिए भी इसके भीतर की छवियों को कैद करना असंभव हो गया था। जैसे ही महाद्वीपीय गठबंधन ने यह वीडियो जारी किया, इसने एम्परर स्टार के सभी प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर अपना दबदबा बना लिया। वीडियो जारी करने के कुछ घंटों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। कैमरे के सामने गठबंधन के एक सेंट ग्रेड पीक विशेषज्ञ उपस्थित हुए, जिन्होंने कहा, वास्तव में गठबंधन ने 1000 साल पहले ही इस महाद्वीप की खोज कर ली थी। चूंकि हम यह नहीं समझ पा रहे थे कि इस महाद्वीप में कैसे प्रवेश किया जाए, इसलिए हमने इसे कभी सार्वजनिक नहीं किया। ये देखते हुए कि एम्परर स्टार पर तीसरा महाद्वीपीय युद्ध छिड़ने वाला था, गठबंधन के पास इस महाद्वीप की घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हमें अब आपस में लड़ने की नहीं, बल्कि इस महाद्वीप पर आक्रमण करने और इसमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। हमारे गठबंधन के 3 पूर्वजों द्वारा 1000 साल के शोध के बाद आखिरकार इस महाद्वीप का रास्ता खोल दिया गया है। हालांकि इस महाद्वीप का हेवनली ताओ बाहरी लोगों को दबा देता है। प्रवेश करने वाले सेंट ग्रेड और एम्परर ग्रेड प्राणियों पर उस महाद्वीप के हेवनली ताओ की पूरी शक्ति से बौछार की जाएगी। वहां ले जाया गया कोई भी तकनीकी उत्पाद भी निष्क्रिय कर दिया जाएगा और अनुपयोगी बना दिया जाएगा। हमारे गठबंधन की जांच के माध्यम से हमने पाया कि इस महाद्वीप के प्राणियों में मानव जाति, याओ जाति, दानव जाति और ईश्वर जाति शामिल हैं। उनके पास कोई तकनीक नहीं है और शाही राजवंश, संप्रदाय और परिवार असंख्य हैं। इस महाद्वीप के संसाधन इतने समृद्ध हैं कि यदि हम इसे जीत लेते हैं तो हमें अगले 3 अरब वर्षों तक संसाधनों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब हम दानव आत्मा महाद्वीप, प्रौद्योगिकी महाद्वीप और ईश्वर आत्मा महाद्वीप से तुरंत सभी युद्ध रोकने का अनुरोध करते हैं। यह महाद्वीप वह स्थान है जिसे हमें जीतना चाहिए। इस महाद्वीप में प्रवेश करने के लिए स्थानिक निर्देशांक 3 महीने में गठबंधन द्वारा घोषित किए जाएंगे। वर्तमान चरण में किंग ग्रेड प्राणी प्रवेश के लिए सबसे उपयुक्त हैं, क्योंकि उन्हें महाद्वीप के हेवनली ताओ द्वारा अधिक दबाया नहीं जाएगा। जैसे ही महाद्वीपीय गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई, इसने एम्परर स्टार के अरबों खरबों प्राणियों के बीच सनसनी मचा दी। उसी दिन दानव आत्मा, ईश्वर आत्मा और प्रौद्योगिकी महाद्वीपों ने एक साथ लड़ना बंद कर दिया। सभी की निगाहें उस रहस्यमय महाद्वीप की ओर मुड़ गईं। आंतरिक युद्ध लड़ने का क्या फायदा था? एम्परर स्टार के प्राणियों की नज़र में, जिन्होंने जन्म से ही तकनीक द्वारा लाई गई सुविधाओं का आनंद लिया था, वह स्थान बहुत पिछड़ा हुआ था। क्या ऐसा महाद्वीप जीतना आसान नहीं होगा? एम्परर स्टार के उत्साहित प्राणी स्वयं को तैयार कर रहे थे और 3 महीने बाद महाद्वीपीय गठबंधन द्वारा जारी किए जाने वाले स्थानिक निर्देशांकों की प्रतीक्षा कर रहे थे। नए महाद्वीप का प्रभाव और एम्परर अकेडमी। नए महाद्वीप की खोज की घोषणा के बाद एम्परर स्टार पर विभिन्न जातियों ने एकजुट होना शुरू कर दिया। आंतरिक संघर्ष हो सकते हैं, लेकिन बाहरी लड़ाइयों के लिए एकता अनिवार्य है। यहाँ तक कि ईश्वर जाति ने भी अब दानव आत्मा महाद्वीप को ब्लड क्रिस्टल की बिक्री नहीं रोकी। इसी तरह दानव आत्मा महाद्वीप ने भी ईश्वर आत्मा महाद्वीप से हेवनली क्रिस्टल अयस्क की खानों को बाधित नहीं किया। एम्परर स्टार ने पिछले दसियों हजार वर्षों में ऐसा तालमेल नहीं देखा था। इस स्थिति को देखकर महाद्वीपीय गठबंधन ने भी राहत की सांस ली। ब्रह्मांड वास्तव में विशाल है, जिसका कोई अंत नहीं दिखता। एम्परर स्टार के सबसे शक्तिशाली मेन ब्रेन की गणना के अनुसार एम्परर स्टार ने वर्तमान में इस ब्रह्मांड का संभवतः 1% से भी कम हिस्सा खोजा है। याद रखें, ये संभवतः 1% से भी कम है। यहाँ तक कि एम्परर स्टार का सबसे शक्तिशाली मेन ब्रेन भी इस डेटा के पूर्ण होने का दावा करने की हिम्मत नहीं कर सका। शांति के इस दुर्लभ काल में 2 महीने बीत गए। फिर ठीक आज के दिन महाद्वीपीय गठबंधन ने अचानक एक खबर की घोषणा की। बाहरी खतरों के खिलाफ एकजुट होने के लिए महाद्वीपीय गठबंधन एक एम्परर अकेडमी स्थापित करेगा। एम्परर स्टार के सभी निगमों से एम्परर अकेडमी का पूर्ण समर्थन करने का आग्रह किया जाता है। एम्परर अकेडमी के लिए प्रवेश की शर्त यह है कि छात्र अपने संबंधित महाद्वीपीय अकादमियों के इन अकोर्ड के शीर्ष 1000 में रैंक धारक होने चाहिए। योग्य छात्र प्रवेश के लिए पंजीकरण कराने हेतु एम्परर अकेडमी आ सकते हैं। एम्परर अकेडमी में आपको सर्वोत्तम कल्टीवेशन, गुरुओं से सर्वोत्तम मार्गदर्शन और सर्वोत्तम संसाधन सेवाएं प्राप्त होंगी। हमारे द्वारा खोजा गया नया महाद्वीप रेत के ढेर की तरह बिखरा हुआ है। एम्परर स्टार को एकजुट होना ही होगा। इस खबर के आने के बाद एम्परर स्टार की युवा पीढ़ी खुशी से झूम उठी। अपने अपने बड़ों के मार्गदर्शन में वे सभी नवनिर्मित एम्परर अकेडमी की ओर चल पड़े। आज गुकेजुए को महाद्वीपीय गठबंधन के एक बुजुर्ग से एक ईमेल प्राप्त हुआ।
सामग्री बहुत सरल थी, उनकी एम्परर अकेडमी का समर्थन करें और उम्मीद है कि इन्फिनिट ग्रुप उन छात्रों को 50% की छूट दे सकता है जिनके पास एम्परर अकेडमी का दर्जा है। गु किजुए ने बातचीत करके इसे 40% की छूट तक सीमित कर दिया। फिलहाल उनसे लोहा लेने में असमर्थ गु किजुए केवल समझौता ही कर सकते थे। इसके अलावा केवल इन्फिनिट ग्रुप ही इस स्थिति का सामना नहीं कर रहा था। एम्परर स्टार के लगभग सभी निगमों को महाद्वीपीय गठबंधन से ऐसी जानकारी मिली थी। छोटी मोटी बातचीत के अलावा आप केवल सहमत हो सकते थे, मना नहीं। इन्फिनिट ग्रुप फल फूल रहा था। समूह की प्रतिष्ठा पहले ही तारामंडल के अन्य सभ्य ग्रहों तक फैलनी शुरू हो गई थी। इन 2 महीनों के दौरान गु किजुए ब्लड क्रिस्टल को माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए ड्रैगन पर्ल्स से शक्ति सोख रहे थे। अब डेमन एम्परर स्टेज 8 पर वह पहले ही 3 ड्रैगन पर्ल्स को परिष्कृत कर चुके थे, उन्हें ब्लैक ड्रैगन पर्ल्स में बदल दिया था। एक बार जब वह सभी 9 को परिष्कृत कर लेंगे तो वे सभी ब्लैक ड्रैगन पर्ल्स बन जाएंगे। भाई, मैं भी एम्परर अकेडमी जाकर कुछ मौज मस्ती करना चाहती हूँ। आज लैन शी ने गु किजुए को ढूंढ लिया। बाहर के वे सभी प्रतिभाशाली और दिग्गज एम्परर अकेडमी में थे और वह उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने की इच्छा को रोक नहीं सकी। ली कुंगवू को अपने साथ ले जाओ, मेरी बहन के नाम पर। गु किजुए कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और उन्होंने उसकी ओर देखे बिना ही यह कह दिया, ठीक है, धन्यवाद भाई। ये सुनकर लैन शी खुशी खुशी ऑफिस से बाहर कूदती हुई मर्सिनरी डिपार्टमेंट में ली कुंगवू को खोजने निकल गई। 2 महीने के विशेष कल्टीवेशन प्रशिक्षण के बाद ली कुंगवू अब डेमन एम्परर पीक पर था। यहाँ तक कि उसे भी प्रगति की ये दर अविश्वसनीय लगी। वह इन्फिनिट ग्रुप को अपना सच्चा घर मानने लगा था। इन्फिनिट ग्रुप में भाड़े के सैनिकों की संख्या भी मूल 1 लाख से बढ़कर 3 लाख हो गई थी। हेवनली डेमन स्तर से ऊपर के युद्ध रोबोटों की संख्या 30 लाख तक पहुंच गई थी। वर्तमान में गु किजुए के पास एम्परर स्टार पर हलचल मचाने की क्षमता थी। हालांकि महाद्वीपीय गठबंधन के खिलाफ यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। हाल ही में उन्होंने अपना अधिकांश समय ड्रैगन पर्ल्स की ऊर्जा को सोखने में बिताया था, शायद ही कभी अपने कार्यालय से बाहर कदम रखा हो। उनके रहने का स्थान भी कार्यालय के भीतर ही था। इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के बाद गु किजुए ने आलस्य से अंगड़ाई ली। वह मुड़े और फर्श से छत तक वाली कांच की खिड़की से हलचल भरे जीवंत शहर की ओर देखने लगे। उनके विचार भटक रहे थे। उन्हें इस दुनिया से जुड़ाव का कोई एहसास नहीं था। अगर यह नष्ट भी हो जाए तो उन्हें कुछ महसूस नहीं होगा। यदि इस ब्रह्मांड के उस ग्रह पर लाइट ऑफ क्रिएशन की सबसे रहस्यमय लहर नहीं फैली होती तो उन्हें यहाँ खड़े होकर हलचल मचाने का अवसर नहीं मिलता। उनकी आंखों के सामने सब कुछ, जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया था, उन्हें थोड़ा स्वप्निल और अवास्तविक लग रहा था। शाओ याओ कहाँ गया? गु किजुए बहुत उलझन महसूस कर रहे थे। एक बात निश्चित थी, वह निश्चित रूप से एम्परर स्टार पर नहीं था। अब वह शायद ब्रह्मांड में था, पागलों की तरह एक के बाद एक जीवन वाले ग्रहों को सोख रहा था। चूंकि मैं इतनी दूर आ गया हूं, तो इस ब्रह्मांड की सबसे शिखर सत्ता न बनना बहुत अनुचित होगा। एम्परर स्टार के ऐतिहासिक अभिलेखों से मुझे वास्तव में लात्से और सिद्धार्थ गौतम के बारे में कुछ जानकारी मिली है। क्या वे उस नए महाद्वीप पर हो सकते हैं? गु किजुए ने व्यक्तिगत रूप से नए महाद्वीप का दौरा करने की योजना बनाई। इसलिए उन्होंने अगले 1 महीने तक कल्टीवेशन न करने का मन बनाया। खट खट खट। तभी दस्तक के साथ कार्यालय के बाहर से नानगोंग वानर की आवाज आई, बॉस, तियान्यू ग्रुप की सीईओ व्यक्तिगत रूप से यहाँ आए हैं। गु किजुए ने यह सुना, थोड़ा दिलचस्पी ली और कहा, कृपया उन्हें अंदर बुलाओ। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, बाहर से एक महिला शालीनता से दाखिल हुई, जिसने चांदी का लंबा गाउन पहना था। उसके लंबे चांदी जैसे बाल कंधों पर लहरा रहे थे। वह अत्यंत सुंदर और कुलीन लग रही थी। सीईओ जी, चूंकि आप व्यक्तिगत रूप से आए हैं तो आपने पहले सूचना क्यों नहीं दी? गु किजुए वापस अपनी ऑफिस चेयर पर बैठ गए और बैठने का इशारा करते हुए हाथ उठाया। जी यन्यू मंद मुस्कुराए, मुझे दिखावा करना पसंद नहीं है, इसे इतना कष्टदायक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहकर वह डेस्क के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसकी चमकती आंखों ने गु किजुए का सिर से पांव तक निरीक्षण किया। अपने सामने सुंदर महिला को देखकर गु किजुए मंद मुस्कुराए, मुझे चाय पीना पसंद नहीं है और कार्यालय में देने के लिए चाय भी नहीं है। सीईओ जी को कोई आपत्ति तो नहीं होगी? जी यन्यू ने खिलखिलाते हुए कहा, मैं यहाँ सीईओ शिंग के साथ सहयोग पर चर्चा करने आई हूँ, चाय पीने नहीं। सीईओ शिंग को इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। गु किजुए हंसे, सहयोग? आपका समूह इतना बड़ा है, आप वास्तव में मेरे इन्फिनिट ग्रुप में रुचि ले सकती हैं। सीईओ शिंग, इतने विनम्र न बने। जहां तक मुझे पता है, इन्फिनिट ग्रुप के पास कई सुपर ट्रेनिंग बेस हैं और जो भाड़े के सैनिक इन सुपर ट्रेनिंग बेस से बाहर आते हैं, उनकी समान रैंक में ताकत कई स्तरों तक बढ़ जाती है। इन्फिनिट ग्रुप को कम आंकने की हिम्मत कौन करेगा? वह स्पष्ट रूप से एक उद्देश्य के साथ आई थी।
गु किजुए मंद मुस्कुराए, उनके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। तियानयू ग्रुप मेरे इन्फिनिट ग्रुप के सुपर ट्रेनिंग बेस में रुचि रखता है। कागज आग को नहीं लपेट सकता। गु किजुए को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि तियानयू ग्रुप यहाँ आया है। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि क्या सीईओ शिंग के पास अभी भी ऐसे बेस हैं। मेरा समूह उन्हें ऊंची कीमत पर खरीदने के लिए तैयार है, जी एन यू ने सीधे तौर पर कहा। नए महाद्वीप के निर्देशांक घोषित होने वाले थे। सभी बड़े निगम सेनाओं को प्रशिक्षित कर रहे थे, आक्रमण की तैयारी कर रहे थे। महाद्वीपीय हेवनली ताओ के दमन के साथ प्रवेश करने वाले युद्ध रोबोट सीधे कबाड़ के ढेर में बदल जाएंगे। वह नया महाद्वीप एम्परर स्टार के प्रमुख निगमों की नज़र में एक स्वादिष्ट पेस्ट्री की तरह था जिसे अभी खाया जाना बाकी था। गु किजुए ने उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि कहा, खुद को मेरी जगह रखकर सोचें, क्या आप इसे बेचेंगी? बिल्कुल नहीं। जी एन यू ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया और कहा, मुझे पुराने पूर्वज ने भेजा है। यदि आप हमारे समूह को 3 सुपर ट्रेनिंग बेस बेचने के लिए सहमत होते हैं, तो अब से हमारा तियानयू ग्रुप और आपका इन्फिनिट ग्रुप एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करके भाई बहन समूह बन सकते हैं। इन्फिनिट ग्रुप का सबसे बड़ा उद्योग फार्मास्यूटिकल्स दवाइयाँ है, जबकि हमारे तियानयू ग्रुप का सबसे बड़ा उद्योग दवाएं बनाने के लिए सभी प्रकार की सामग्री बेचना है। इस पूरकता के साथ कोई भी समूह हमारी स्थिति को हिला नहीं पाएगा। ये सच भी था। तियानयू ग्रुप दानव आत्मा महाद्वीप पर सबसे विशाल और उपजाऊ स्पिरिट मेडिसिन उगाने वाले क्षेत्र पर कब्जा रखता है। इन्फिनिट ग्रुप बाजार से जो सामग्री खरीदता है, उसका 80% तियानयू ग्रुप से ही आता है। रहने दीजिए, चूंकि मेरे पास अभी भी 3 सुपर ट्रेनिंग बेस हैं, मैं उन्हें आपके तियानयू ग्रुप को दे दूंगा। एक डेमन एम्परर का सामना करते हुए गु किजुए फिलहाल उसे नाराज करना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और तियानयू ग्रुप ने भी अधिकतम ईमानदारी दिखाई थी। यदि वह इस बार मना कर देते, तो शायद वे इन्फिनिट ग्रुप की विशेष दवाओं के लिए आवश्यक सामग्री की आपूर्ति काट देते। यह अनुबंध है, जिसे एम्परर स्टार के सबसे शक्तिशाली मेन ब्रेन द्वारा जारी किया गया है। एक बार हस्ताक्षर होने के बाद हम भाई बहन समूह होंगे। उसके बाद जो कोई भी आपके इन्फिनिट ग्रुप को अपमानित करने का साहस करेगा, वह मेरे तियानयू ग्रुप का दुश्मन होगा। इसके विपरीत तियानयू ग्रुप के दुश्मन इन्फिनिट ग्रुप के भी दुश्मन होंगे। हम बाहरी रूप से सहयोग करेंगे और अपना स्वर्णिम युग बनाएंगे। बोलते हुए जी एन यू ने एक इलेक्ट्रॉनिक अनुबंध स्क्रॉल निकाला। उन दोनों ने अपने अपने नाम हस्ताक्षर किए। अनुबंध तुरंत एम्परर स्टार के मेन ब्रेन को भेज दिया गया। यदि भविष्य में कोई भी शर्तों का उल्लंघन करता है, तो उल्लंघन करने वाले पक्ष की 70% संपत्ति दूसरे पक्ष को हस्तांतरित कर दी जाएगी। सुखद सहयोग। जी एन यू ने एक आकर्षक मुस्कान बिखेरी और गु किजुए की ओर अपना कोमल हाथ बढ़ाया। गु किजुए ने हाथ मिलाने के लिए हाथ उठाया। स्पर्श गर्म और रेशमी था। चूंकि वह पहली बार किसी पुरुष से हाथ मिला रही थी, जी एन यू थोड़ा असहज महसूस कर रही थी और उसने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। वह मंद मुस्कुराते हुए बोली, आज से मेरे समूह की स्पिरिट मेडिसिन सामग्री इन्फिनिट ग्रुप को कल्टीवेशन प्राइस लागत मूल्य पर बेची जाएगी। आपकी दवाओं को मेरे समूह को केवल 50% की छूट पर बेचना होगा। गु किजुए ने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी ओर एक स्पेस ब्रेसलेट उछाला और शांति से कहा, आपके द्वारा मांगे गए सुपर ट्रेनिंग बेस इसके अंदर हैं। नए महाद्वीप के बारे में अधिक जानकारी के मामले में पिछले 2 महीनों को देखते हुए आपके तियानयू ग्रुप को काफ़ी कुछ पता होना चाहिए, है ना? जी एन यू ने ब्रेसलेट रख लिया और सिर हिलाया। मैं आपको इसी बारे में बताने ही वाली थी। महाद्वीपीय गठबंधन ने बहुत पहले ही नए महाद्वीप में एक बेस स्थापित कर लिया था, और वे ये भी जानते हैं कि उस महाद्वीप के हेवनली ताओ के दमन को कैसे कमजोर किया जाए। ये कहते हुए उसने मुट्ठी के आकार का एक रक्त रंग का मनका निकाला और कहा, इस तरह के रक्त रंग के मनके में नए महाद्वीप के लाखों जीवों का परिशुद्ध रक्त होता है। जब तक आप नए महाद्वीप में प्रवेश करते समय इसे अपने पास रखेंगे, हमारे द्वारा अनुभव किया जाने वाला दमन बहुत कम हो जाएगा। मेरे हाथ में यह ब्लड बीड 3 लाख नए महाद्वीप के जीवों की हत्या करके बनाया गया है। ये डेमन एम्परर ग्रेड के जीवों पर होने वाले 90% दमन को बेअसर कर सकता है। मैं यह आपको दे रही हूँ। उस समय कैसा रहेगा अगर हम एक साथ प्रवेश करें और नए महाद्वीप का पता लगाएं? गु किजुए डेमन एम्परर के 8वें स्तर पर हैं और जी एन यू 9वें स्तर पर। लेकिन इस पुरुष के सामने उसे धुंधला सा एक दमन महसूस हुआ जो उसके जीवन स्तर से उत्पन्न हो रहा था। हालांकि बहुत सूक्ष्म, लेकिन उसने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। इसलिए जी एन यू ने निष्कर्ष निकाला, उसके सामने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, और उसकी ताकत शायद अविश्वसनीय रूप से अधिक थी। उसे उसमें एक भी खामी नजर नहीं आई। वह इतना परिपूर्ण लग रहा था कि एक सेंट ग्रेड विशेषज्ञ भी उसे हिलाने में असमर्थ होगा। गु किजुए ने उसके द्वारा दिए गए ब्लड बीड को देखा और थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, मेरे इन्फिनिट ग्रुप की दवाएं एम्परर अकेडमी को 40% की छूट पर बेची जाती हैं, फिर भी महाद्वीपीय गठबंधन मुझे एक मनका देने को तैयार नहीं है।
ये वास्तव में निराशाजनक है। गु किजुए को इतना नाराज देखकर जीएनयू ने अपने होंठ सिकोड़े और मुस्कुराए। सीईओ शिंग, आपने वास्तव में महाद्वीपीय गठबंधन को गलत समझा। मेरे पुराने पूर्वज ने भी महाद्वीपीय गठबंधन से ऐसे केवल 2 ब्लड बीड प्राप्त करने के लिए भारी कीमत चुकाई है, एक आपके लिए है और दूसरा मेरे पास। गठबंधन के पास ऐसे कई मनके नहीं हैं, क्योंकि इनके लिए 3 लाख जीवों के संहार की आवश्यकता होती है। बाद में गठबंधन को इन्फिनिट ग्रुप को डेमन किंग और हेवनली डेमन ग्रेड के कुछ ब्लड बीड भेजने चाहिए। जाने क्यों, इस व्यक्ति को, जो मिलने के बाद से शांत और गंभीर था, अंततः कुछ भावनाएं दिखाते देख वह अपनी हंसी नहीं रोक सकी। गु किजुए ने विषय बदलते हुए शांति से कहा, मैंने सुना है कि आपके तियानयू ग्रुप के मायरियाड डेमन अकेडमी के साथ करीबी संबंध हैं। क्या आप कुछ छात्रों को खोजने में मेरी मदद कर सकती हैं? उन्होंने व्हाइट फॉक्स, क्यूट ट्रेजर और एप एम्परर के बारे में सोचा कि वे कैसे होंगे। जीएनयू ने बिना सोचे कहा, हाँ, उनके नाम क्या हैं? व्हाइट फॉक्स, क्यूट ट्रेजर और एप एम्परर। मैं क्यूट ट्रेजर और एप एम्परर के बारे में जानती हूँ। उन दोनों को मायरियाड डेमन अकेडमी के उपप्रधानाचार्य ने व्यक्तिगत शिष्यों के रूप में लिया है। जहाँ तक व्हाइट फॉक्स की बात है, मैंने उनके बारे में नहीं सुना। जीएनयू झिझकी, क्या उनकी आपसे कोई दुश्मनी है या? वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि क्यूट ट्रेजर और एप एम्परर सिंफुल स्टार से आए थे और लाइट ऑफ क्रिएशन द्वारा सुधारे गए थे। वह बहुत उलझन में थी कि सीईओ शिंग उनके बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे। गु किजुए ने शांति से कहा, वे सिंफुल स्टार से आए थे और लाइट ऑफ क्रिएशन द्वारा सुधारे गए थे। स्वाभाविक रूप से मैं उन्हें अपनी ओर लाना चाहता हूँ। उन्हें ऐसा कहते सुनकर जीएनयू ने सिर हिलाया। मुझे पता था, लेकिन आपको वह विचार छोड़ देना चाहिए। उस समय हमारे तियानयू ग्रुप ने भी उन्हें अपनी ओर लाने की कोशिश की थी, लेकिन मायरियाड डेमन अकेडमी ने इसे रोक दिया। लाइट ऑफ क्रिएशन द्वारा सुधारे जाने के बाद उनके भविष्य में डेमन एम्परर बनने की उम्मीद है और वे अकादमी की सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अनौपचारिक सूत्रों से सुना है कि मूल रूप से सिंफुल स्टार पर एक अत्यंत उच्च जीवन स्तर वाला जीव था। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है या झूठ। गु किजुए ने जानकारी निकालना शुरू किया। आप उस बारे में जानते हैं? वह तो टॉप सीक्रेट जानकारी है। जीएनयू ये सुनकर बहुत हैरान हुई। ऐसा लगता है कि सीईओ शिंग के पीछे की क्षमताओं को कम नहीं आंका जा सकता। सिंफुल स्टार पर वास्तव में एक अत्यंत उच्च जीवन स्तर वाला जीव था। दुर्भाग्य से वह हेवनली डेमन ग्रेड की कुछ चींटियों द्वारा मारा गया। यदि वह जीव एम्परर स्टार पर आने में सक्षम होता तो महाद्वीपीय गठबंधन के 3 बूढ़े अमर उसे अपना शिष्य बनाने के लिए आपस में लड़ मरते। वह किस तरह का जीव था जिसने गठबंधन के 3 पूर्वजों को इतना प्रभावित किया? मैंने अपने पुराने पूर्वज से सुना है कि वह एक ऐसा जीव था जिसमें भविष्य में डेमन एम्परर ग्रेड की बेड़ियों को तोड़ने की क्षमता थी। दुर्भाग्य से बढ़ने से पहले ही एक छोटे से हेवनली डेमन ने उसे मार दिया। उस जीव का जिक्र करते हुए जीएनयू का स्वर अफसोस से भरा था। गु किजुए ने अपने लिए एक सिगरेट जलाए और शांति से कहा, मेरा नजरिया अलग है। अगर वह नहीं मरता और एम्परर स्टार पर आता तो हो सकता है कि उसे गठबंधन द्वारा कैद कर लिया जाता और उस पर अध्ययन किया जाता। ये सुनकर जीएनयू ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में उस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में आप एक दिग्गज बन सकते हैं और डेमन एम्परर का पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यदि आप डेमन एम्परर से आगे निकल जाते हैं तो आप एक विसंगति बन जाते हैं। खैर, मैं और कुछ नहीं कहूंगी। मुझे वापस जाकर पूर्वज को रिपोर्ट करना है। 1 महीने बाद मिलते हैं। ब्रह्मांड की गहराइयों में, जहां केवल ठंड और सन्नाटा है। गड़गड़ाहट। एक विशेष आकाशगंगा में जीवन से भरपूर एक ग्रह भीषण आग की लपटों के साथ फट गया। जैसे ही आग की रोशनी बढ़ी, उस विस्फोट के बीच से एक विशाल, भयानक स्लेटी रंग का जीव बाहर निकला। यदि एम्परर स्टार का कोई भी प्राणी यहाँ होता तो वह तुरंत पहचान जाता कि यह किस तरह का राक्षस है। सितारा भक्षक जीव। ये जीवन वाले सभी ग्रहों का हत्यारा है। इसका जन्म ही विनाश के लिए हुआ है और जीवन वाले ग्रह इसके शिकार होते हैं। दहाड़। विस्फोट के केंद्र से निकलने के बाद इस भयानक सितारा भक्षक जीव ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी दहाड़ लगाई जिसने अरबों मील के तारामंडल के शून्य क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। मालिक, आप कहाँ हैं? मुझे महसूस करने दीजिए। उस जीव की चंद्रमा के आकार की आंखों से जलते हुए सितारों की रोशनी निकली और उसके सिर पर मौजूद आग का गुच्छा किसी एंटीना की तरह लगातार टिमटिमाने लगा। मिल गए। वह वास्तव में एक ऐसे ग्रह पर है जिसकी अपनी एक ग्रहीय इच्छा है। मैं वहां प्रवेश नहीं कर सकता। उसने अपना विशाल पंजा उठाया और अपना सिर खुजलाते हुए एक पल के लिए हिचकिचाया। मूल रूप से ये शरीर आपके लिए था मालिक, लेकिन उस बूढ़े ड्रैगन ने वास्तव में आपको बचा लिया। पता नहीं अब आप कैसे होंगे मालिक। उस समय स्टार एब्जॉर्बिंग मेन ट्री के साथ विलय के बाद शाओ याओ हमेशा से जानता था कि उस ग्रह पर 9 ब्लड ड्रैगन सील किए गए थे और उनमें से एक अभी भी जीवित था। वह लगातार गु किजुए पर नजर रखे हुए था।
वह देखना चाहता था कि वह बूढ़ा ड्रैगन क्या योजना बना रहा है। जब उसने देखा कि ड्रैगन ने गू के जुए को बचा लिया तो शाओ याओ ने 1 महीने तक अवलोकन किया। यह महसूस करने के बाद कि वह बूढ़ा ड्रैगन अपने मालिक को निगलने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसने हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। अंत में कुछ गड़बड़ महसूस होने पर शाओ याओ ने समय से पहले ही सिंफुल स्टार छोड़ दिया। अंधेरे और ठंडे ब्रह्मांड में 3-4 साल भटकने के बाद उसने आखिरकार मुख्य पेड़ के शरीर को त्याग दिया और एक स्टार डेविंग बीस्ट बन गया। चूंकि मैं अभी मालिक को नहीं ढूंढ सकता, इसलिए मैं पहले और अधिक जीवन वाले सितारों को निगलूंगा। शाओ याओ की आंखें चमक उठीं और एक दहाड़ के साथ वह शून्य को पार करते हुए निकल गया। उसे स्वाभाविक रूप से जीवन वाले ग्रहों का आभास हो जाता था। आज वह दिन था जब एम्परर स्टार के महाद्वीपीय गठबंधन को नए महाद्वीप के निर्देशांक घोषित करने थे। दोपहर के 12 बजे का समय तय था। अभी सुबह के 11:50 हुए थे। इस समय अनगिनत निगम गठबंधन की आधिकारिक वेबसाइट की निगरानी कर रहे थे। एक बार निर्देशांक मिल जाने के बाद वे सीधे वहां जाने के लिए सुपर वर्महोल का उपयोग कर सकते थे। ब्रह्मांड में निर्देशांक अत्यंत महत्वपूर्ण थे। इनके बिना यदि कोई भटक जाए तो एक एम्परर स्तर का जीव भी ब्रह्मांड में थककर मर सकता है। सीओ शिंग, निर्देशांक जारी होने के बाद चलिए पहले हम अंदर जाकर देखते हैं, फिर निगम के शक्तिशाली लोगों को प्रवेश करने देंगे। मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। गोकिजुए अपने कार्यालय में जीएनयू के साथ वीडियो कॉल पर थे और गठबंधन की वेबसाइट देख रहे थे। सीओ शिंग, मुझे लगता है कि आपको नए महाद्वीप पर लोकप्रिय प्राचीन पोशाक पहन लेनी चाहिए और अपने बाल भी बढ़ने देने चाहिए, वरना आप आसानी से पहचान लिए जाएंगे। जीएनयू ने उन्हें काले सूट और करीने से संवरे छोटे सफ़ेद बालों में देखकर याद दिलाया। गठबंधन की जानकारी के अनुसार नए महाद्वीप के प्राणी प्राचीन कपड़े पहनते थे और उनके बाल लंबे थे। यदि गोकिजुए वर्तमान पोशाक में जाते तो वहां के निवासी उन्हें बाहरी व्यक्ति मानते, भले ही वहां का हेवनली ताओ उनकी पहचान उजागर न करे। मैंने आपके लिए प्राचीन कपड़ों का एक सेट तैयार किया है, इन्हें पहनकर देखें। जीएनयू ने सीधे एक छोटा वर्महोल खोला और एक बॉक्स टेलीपोर्ट कर दिया। जब गोकिजुए ने बॉक्स खोला और अंदर प्राचीन कपड़े देखे तो उनकी आंखों में एक पल के लिए सतर्कता की चमक आई। उन्होंने देखा कि वहां एक उत्कृष्ट रूप से तैयार किया गया ब्लैक ड्रैगन मिस्टिक रोब, काली ड्रैगन रहस्यमयी पोशाक थी जो आग और पानी से सुरक्षित थी। आपने मेरे लिए इस तरह की प्राचीन पोशाक कैसे तैयार की? गोकिजुए ने शांति से पूछा। क्या उनकी पहचान उजागर हो गई थी? क्या आपको ये पसंद नहीं है? मुझे लगता है कि आप इसमें बहुत अच्छे लगेंगे। जीएनयू को लगा कि शायद उन्हें ये पसंद नहीं आए। ये काफ़ी अच्छी दिखती है। क्या आपको काले ड्रैगन पसंद हैं? गोकिजुए ने टटोला। काले ड्रैगन बहुत दबंग होते हैं। मैंने सुना है कि सिंफुल स्टार पर वह जीव एक इंसान था जिसने काले ड्रैगन के साथ विलय किया था। पता नहीं वह कैसा व्यक्ति रहा होगा। जब जीएनयू ने गोकिजुए की दूसरी पहचान की बात की तो उसके चेहरे पर जिज्ञासा के भाव थे। तो क्या इसीलिए आपने मेरे लिए यह पोशाक तैयार की? गोकिजुए, जो चेहरे पढ़ने में माहिर थे, समझ गए कि उन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा सोच लिया था। हाँ, जल्दी से इन्हें पहनें और अपने बालों को बढ़ने दें। मुझे देखने दें कि यह कैसा लगता है। जीएनयू ने अधीरता से कहा। पहले गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं। गोकिजुए को कोई जल्दी नहीं थी। ठीक दोपहर के 12 बजने में 1 मिनट बचा था और ठीक 12 बजे गठबंधन का लाइव प्रसारण शुरू हुआ। स्क्रीन पर कोई व्यक्ति नहीं था, केवल नए महाद्वीप के निर्देशांक प्रदर्शित थे। तभी एक बूढ़ी आवाज़ गूंजी। लाइव रूम के ऊपर नए महाद्वीप गठबंधन बेस के निर्देशांक हैं। सुपर वर्महोल को सक्रिय करने पर आप सीधे बेस के अंदर पहुंच जाएंगे। प्रवेश करते समय 4 बातें ध्यान रखें। पहचान, बाहरी न दिखने के लिए प्राचीन कपड़े पहनें और पुरुष अपने बाल लंबे करें। दमन, किंग और एम्परर स्तर के लोग ब्लड बीट के बिना प्रवेश न करें। किंग स्तर से नीचे वालों के लिए कोई दमन नहीं है। तकनीक, प्रौद्योगिकी, महाद्वीप के सुपर मार्शल आर्टिस्ट्स, आपका कवच बहुत विशिष्ट है। आपके जैसे योद्धा वहां कभी नहीं देखे गए, इसलिए प्रवेश न करना ही बेहतर है। घुसपैठ, वहां के संप्रदायों में घुलने मिलने की कोशिश न करें। स्थानीय निवासियों को बाहरी आक्रमण का पता चल चुका है और जांच बहुत सख्त है। हमें पहले ये समझना होगा कि यह किस तरह का महाद्वीप है, उनकी संरचना क्या है और बड़े पैमाने पर आक्रमण करने से पहले उनके हेवनली ताओ को दबाना होगा। इसके बाद आवाज़ बंद हो गई। सीओ शिंग, आप पहले कपड़े बदल लीजिए, हम गठबंधन बेस पर मिलेंगे। जीएनयू ये देखने के लिए बेताब थी कि वह नई दुनिया कैसी है। कॉल खत्म करने के बाद गोकिजुए ने कोई जल्दबाजी नहीं की। वे अपने कमरे में गए और शांति से स्नान किया। लगभग आधे घंटे बाद जब वे बाहर निकले तो उनके करीने से कटे बाल अब कमर तक लंबे हो चुके थे। उनके सफ़ेद बाल झरने की तरह कंधों और कमर तक गिर रहे थे। उनकी खून जैसी लाल आंखें राजसी लग रही थीं और उनके सीने पर 9 ब्लड ड्रैगन पर्ल्स में से 3 अब ब्लैक ड्रैगन पर्ल्स बन चुके थे।
गु किजुए ने जी यन्यू द्वारा भेजी गई ब्लैक ड्रैगन मिस्टिक रोब पहनी। हल्की खुली हुई पोशाक से उनके सीने पर बना काले ड्रैगन का टैटू झलक रहा था। ये पोशाक उन पर पूरी तरह फिट बैठ रही थी, जैसे उनके लिए ही बनाई गई हो। उनका कद पहले से ही लंबा और छरहरा था और इस पोशाक ने उनके व्यक्तित्व को और भी भव्य बना दिया। कंधे तक लंबे सफ़ेद बाल और गंभीर चेहरा, वे किसी प्राचीन सम्राट की तरह प्रतापी और शीतल लग रहे थे। उनके हर हाव भाव से एक उच्च अधिकारी की आभा झलक रही थी, जो श्रद्धा और भय पैदा करने वाली थी। नया महाद्वीप, जिसका नाम शेनहुआंग महाद्वीप है, इसका आकाश एम्परर स्टार से पूरी तरह अलग है। इसका बाहरी क्षेत्र ब्रह्मांड के एक स्वतंत्र गहरे अंतरिक्ष जैसा प्रतीत होता है, और बाहरी क्षेत्र तक पहुंचने का अर्थ यह नहीं है कि आपने इस महाद्वीप को छोड़ दिया है और उस ब्रह्मांड में पहुंच गए हैं जहां एम्परर स्टार स्थित है। शेनहुआंग महाद्वीप का बाहरी क्षेत्र वास्तव में पूरी तरह शांत और निर्जीव है। वहां एक भी जीवन वाला ग्रह नहीं है। वहां केवल अनंत, शाश्वत और अमर नक्षत्र हैं, जो प्राचीन और कभी न खत्म होने वाला प्रकाश बिखेर रहे हैं। इसलिए महाद्वीप के भीतर से आसमान की ओर देखने पर अनगिनत सूर्य दिखाई देते हैं, फिर भी तापमान बिल्कुल भी गर्म नहीं है, जो इसे जीवन के लिए बहुत उपयुक्त बनाता है। शेनहुआंग महाद्वीप का अंतरिक्ष उस ब्रह्मांड में नहीं लगता जहां एम्परर स्टार है, बल्कि किसी दूसरे ब्रह्मांड में प्रतीत होता है। गठबंधन बेस, ये चंद्रमा जितना विशाल एक बड़ा शहरनुमा बेस है। एम्परर स्टार के सबसे शक्तिशाली मेन ब्रेन से उत्पन्न 2 स्टार रिंग्स ने पूरे बेस को घेर रखा है। उनके पास एम्परर स्टार की इच्छा शक्ति का आशीर्वाद है, जो शेनहुआंग महाद्वीप के हेवनली ताओ दैवीय बोध से इस बेस को सफलतापूर्वक अलग रखता है। ये किसी मानव शरीर के अंदर गुप्त रूप से छिपे परजीवी अंडे की तरह है, जिसे कोई भी उपकरण नहीं ढूंढ सकता। गठबंधन बेस इस समय बहुत जीवंत है। प्रमुख निगमों ने यहाँ कई हेवनली डेमन और डेमन किंग्स भेजे हैं। सुपर वर्महोल प्लाजा पर विभिन्न जातियों के कई प्राणी एकत्र थे। वे छोटे समूहों में बंटे हुए आपस में कानाफूसी कर रहे थे। गठबंधन बेस द्वारा खोजे गए क्षेत्रीय मानचित्र को प्राप्त करने के बाद वे सभी टीमें बनाकर बेस से बाहर निकल रहे थे। जी यन्यू भी भीड़ में थी। वह बार बार इधर उधर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। आज भी उसने चांदी का लंबा गाउन पहना था। उसका लंबा, सुंदर व्यक्तित्व और परिपूर्ण शारीरिक बनावट उसके खूबसूरत चांदी जैसे बालों के साथ मिलकर उसे अविश्वसनीय रूप से आकर्षक बना रहे थे। यहाँ उपस्थित लोग या तो बड़े निगमों के डेमन किंग्स थे या गठबंधन के डेमन किंग्स और डेमन सॉवरेन थे। यन्यू, तुम क्या देख रही हो? जी यन्यू के बगल में प्राचीन सफ़ेद वस्त्र पहने एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके काले बाल झरने की तरह उसके कंधों पर गिर रहे थे। उसका व्यवहार असाधारण और रूप काफ़ी सुंदर था। इस व्यक्ति का प्रभाव काफ़ी बड़ा था। उसका नाम शुवानयुवान तोबा था। वह गठबंधन के एक अमर बुजुर्ग का व्यक्तिगत शिष्य था। वह एक साधक था और अर्थ इम्मोर्टल के शिखर पर था। नोट: शक्ति का स्तर, रूपांतरण लघु दानव, पृथ्वी दानव, महान दानव, स्वर्गीय दानव, डेमन किंग, डेमन सॉवरेन, डेमन सेंट, डेमन एम्परर। कुछ नहीं, बस किसी का इंतजार कर रही हूँ। जी यन्यू के मन में शुवानयुवान तोबा के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं था। उसने एक ठंडा और औपचारिक व्यवहार बनाए रखा। ऐसा कौन सा अहंकारी व्यक्ति है जो तुम्हें इंतजार करवाने की हिम्मत कर रहा है? शुवानयुवान तोबा ने अपनी नाराजगी दिखाई। उसने कई सालों तक जी यन्यू का पीछा किया था, एक पालतू कुत्ते की तरह उसकी देखभाल की थी, फिर भी वह उसके प्रति उदासीन थी, जिससे वह बहुत हताश महसूस करता था। रुतबे के मामले में वह शुवानयुवान तोबा गठबंधन के पूर्वज का शिष्य था। प्रतिभा के मामले में उसका भविष्य कम से कम ट्रू इम्मोर्टल का था। रूप और स्वभाव में वह खुद को किसी से कम नहीं मानता था। फिर वह इस महिला का दिल क्यों नहीं जीत पा रहा था? वरिष्ठ भाई, हमें अब चलना चाहिए। तभी एक सुंदर महिला 2 पुरुषों के साथ आए और कहा, संप्रदाय ने हमें वापस बुलाया है। हमें आधे महीने के भीतर पहुंचना होगा। उस महिला ने शुवानयुवान तोबा पर नजर डालने से पहले जी यन्यू की ओर थोड़ी शत्रुतापूर्ण नजर डाली। गठबंधन के शिष्यों के रूप में वे लंबे समय से इस महाद्वीप की खोज कर रहे थे और एक बड़े संप्रदाय में घुसपैठ भी कर चुके थे। यदि कोई इस महाद्वीप से सबसे अधिक परिचित था तो वे वही थे। यन्यू, हम बहुत पहले ही इस महाद्वीप के एक बड़े संप्रदाय में शामिल हो गए थे। क्यों न मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं? मेरे रुतबे को देखते हुए तुम्हें उस संप्रदाय में प्रवेश दिलाना बहुत सरल होगा। शुवानयुवान तोबा ने आमंत्रित किया, लेकिन जी यन्यू ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसने सिर हिलाया और कहा, जरूरत नहीं है, मेरा एक साथी है। अगर तुम्हें जल्दी है तो तुम पहले जा सकते हो। ये सुनकर शुवानयुवान तोबा की आंखों में गुस्सा चमक उठा। उसने पूछा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? इतना अहंकार! गु किजुए का आगमन। तभी प्लाजा की एक दिशा में अचानक एक सुपर वर्महोल टेलीपोर्टेशन गेट दिखाई दिया। गु किजुए, जो लंबे और राजसी लग रहे थे, ब्लैक ड्रैगन मिस्टिक रोब पहने हुए बाहर निकले। उनके कमर तक लंबे सफ़ेद बाल कंधों पर लहरा रहे थे और उनकी खून जैसी लाल आंखें खौफ पैदा कर रही थीं। उनके भीतर से एक दबंग आभा झलक रही थी। हिस!
कितना जबरदस्त दबाव है, यह महत्वपूर्ण हस्ती कौन है? आसपास के लोग उस आकृति को वर्महोल से निकलते देख और उसके दबाव को महसूस कर दंग रह गए। उनकी आंखों में विस्मय और सदमे के भाव थे। गू किजुए ने उनकी नज़रों को नज़रअंदाज किया और आसमान की ओर देखा, फिर महसूस किया कि यह बेस का आंतरिक हिस्सा है और वे बाहर का आकाश नहीं देख सकते, तो अपनी नज़र हटा ली। तुरंत उन्होंने अपनी डेमोनिक सेंस फैलाए और जीएनयू को खोजने लगे। उसे पाते ही वे एक ही कदम में वहां से ओझल होकर उसके सामने प्रकट हुए। वरिष्ठ भाई, हमें वास्तव में जाना होगा। शुवानयुवान तोबा को अभी भी उस महिला जीएनयू के पीछे पड़ा देख उसके साथ आई महिला ने गुस्से में दांत पीसते हुए फुसफुसाया। तभी गू किजुए की राजसी आकृति उनके सामने प्रकट हुई। ओह, आप सीईओ शिंग हैं। जब जीएनयू ने नए व्यक्ति को देखा तो उसे एक पल के लिए विश्वास नहीं हुआ। पहले की तुलना में ये व्यक्ति स्वभाव और व्यवहार दोनों में पूरी तरह से अलग लग रहा था। उसकी दबंगई लोगों का दम घुटने जैसा एहसास करा रही थी। गू किजुए ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं कुछ काम में फंस गया था। वे निश्चित रूप से यह नहीं कहेंगे कि वे आराम से स्नान करने के बाद आए हैं। तक्षक, जैसा कि उम्मीद थी, जो पोशाक मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी वह तुम पर मेरी कल्पना से भी कहीं अधिक फब रही है। जीएनयू की सुंदर आंखें चमक उठीं। हालांकि उसके ये शब्द शुवानयुवान तोबा के कानों को बहुत चुभे। उसकी देवी ने किसी दूसरे पुरुष के लिए कपड़े बनवाए थे, और इस आदमी के सामने उसका व्यवहार बिल्कुल भी ठंडा नहीं था। तोबा का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ये काफ़ी अच्छी है। तुम मुझसे पहले पहुंची हो तो तुम्हें गठबंधन बेस द्वारा खोजा गया क्षेत्रीय नक्शा मिल गया होगा। क्या कोई दिलचस्प जगह है, जैसे संसाधनों से भरपूर क्षेत्र? गू किजुए ने यह नहीं पूछा कि उसके पीछे कौन है, नहीं उनकी ओर देखा, उन्हें पूरी तरह हवा की तरह नज़रअंदाज किया। जीएनयू ने शुवानयुवान तोबा को नज़रअंदाज करते हुए कहा, हमें सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल मटीरियल्स की ज़रूरत है, इसलिए मैंने एक ऐसा क्षेत्र चुना है जहां ये संसाधन अधिक हैं। हमें पहले उस क्षेत्र की कुल ताकत का अंदाज़ा लगाना चाहिए, फिर आक्रमण की योजना बनाएंगे। गू किजुए ने सहमति दी। ठीक है, तो चलते हैं। रुको, ये कौन है? उन्हें खुद को नज़रअंदाज कर जाते देख शुवानयुवान तोबा बर्दाश्त नहीं कर सका और बुरी नीयत से आगे बढ़कर बोला, शुवानयुवान तोबा, मैं किसके साथ रहती हूँ, इससे तुम्हें क्या मतलब? अपने बारे में इतना ऊंचा मत सोचो। जीएनयू ने उसे ठंडी नज़र से देखा, फिर गू किजुए की ओर मुड़कर कहा, सीईओ शिंग, चलिए। ये कहकर वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर निकास द्वार की ओर चल दिए। गठबंधन बेस छोड़ने के बाद गू किजुए और जीएनयू आसमान में उड़ते हुए बादलों के बीच से आगे बढ़ने लगे। अजीब बात यह थी कि गू किजुए को किसी भी तरह का दमन महसूस नहीं हो रहा था। भले ही उनके पास ब्लड बीग था, फिर भी 10% दमन तो होना ही चाहिए था। उन्हें कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा था? इसके अलावा यहाँ उनकी स्थिति एम्परर स्टार से भी बेहतर लग रही थी। उन्हें इस दुनिया के साथ एक स्वाभाविक लगाव महसूस हो रहा था, जैसे कि वे इसी दुनिया के प्राणी हों। आखिर माजरा क्या था? सीईओ शिंग, कैसा लग रहा है? क्या आपको कोई दमन महसूस हो रहा है? जीएनयू गू किजुए के विपरीत स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी कि उसकी ताकत 10% से थोड़ा अधिक दब गई है। गू किजुए ने अपनी स्थिति उजागर न करते हुए केवल सिर हिलाया और मजाक में पूछा, क्या अभी जो व्यक्ति मिला था वह तुम्हारा प्रेमी था? वह सिर्फ एक कुत्ता है। जब भी वह मुझे देखता है तो वह किसी कुत्ते जैसा नहीं, वैसा नहीं। खैर, वह एक मक्खी की तरह है, बहुत कष्टप्रद। जीएनयू ने घृणा के साथ कहा, मैं देख सकता हूं कि उसकी क्षमता तुमसे अधिक है और उसका प्रभाव भी काफी होगा। क्या तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती? गू किजुए मुस्कुराए। क्या तुम किसी कुत्ते को पसंद करोगे? जीएनयू ने आंखें घुमाते हुए कहा, मुझे अभी उस कुत्ते से पता चला कि वे एक संप्रदाय में शामिल हो गए हैं और मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? चलो, हम वापस मुड़ते हैं और उनका पीछा करते हैं, देखते हैं वह किस तरह का संप्रदाय है। ये सुनते ही गू किजुए बिना एक शब्द कहे जीएनयू के साथ तुरंत पीछे मुड़ गए। अरे, क्या आप उस संप्रदाय में रुचि रखते हैं? जीएनयू ने हैरानी से पूछा। गू किजुए ने शांति से कहा, गठबंधन ने उन्हें उस संप्रदाय में घुसने दिया है, इसका मतलब है कि वे बाद में हमला जरूर करेंगे। हम पहले उसे समझेंगे और देखेंगे कि क्या बाद में हमें भी कुछ हासिल हो सकता है। दुर्भाग्य से जब वे पीछे मुड़े तो शुवानयुवान तोबा और अन्य लोग कहीं नहीं दिखे। यहाँ तक कि उनकी आभा भी महसूस नहीं हो रही थी। बहुत संभव था कि उन्होंने जाने के लिए इस दुनिया के किसी टेलीपोर्टेशन आइटम का उपयोग किया हो। लाचार होकर गू किजुए और जीएनयू को उसी क्षेत्र की ओर बढ़ना पड़ा जिसे उन्होंने पहले चुना था। शेनहुआंग महाद्वीप विशाल और असीम है। यहाँ के पहाड़ एम्परर स्टार के पहाड़ों की तुलना में कहीं अधिक भव्य हैं। वर्महोल टेलीपोर्टेशन का उपयोग करने की क्षमता के बिना वे केवल अपनी शक्ति का उपयोग करके शून्य को पार कर रहे थे। प्राचीन नगरी हेवनली म्यूजिक सिटी।
आधा महीना बीतने के बाद उन्हें अंततः मानव साधकों का एक शहर मिला। ये प्राचीन स्थापत्य शैली वाला एक शहर था जो लाखों मील में फैला था और किसी सोए हुए विशाल दानव जैसा भव्य लग रहा था। शहर के द्वारों पर कड़ी सुरक्षा थी और प्रवेश करने वाले सभी लोगों को एक दर्पण द्वार से गुजरना पड़ता था। निस्संदेह गठबंधन की घुसपैठ के कारण शेनहुआंग महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों को बाहरी आक्रमण का पता चल चुका था। हम आधा महीने से यात्रा कर रहे हैं, मेरा मन बहुत कर रहा है कि अंदर जाकर स्नान करूं। गठबंधन के नक्शे के अनुसार ये ग्रेट यान राजवंश का हिस्सा है जिसके पास 3 सेंट ग्रेट शक्तिशाली योद्धा हैं। हमें जहां जाना है वह मेडिसिन किंग वैली है और हमारी वर्तमान गति से वहां पहुंचने में कम से कम 2 महीने और लगेंगे। पता नहीं इस शहर में कोई टेलीपोर्टेशन एरे है या नहीं जो हमें सीधे वहां ले जा सके। लड़कियों को स्वच्छता पसंद होती है, विशेष रूप से लाड़ प्यार में पली जी यन्यू को, जो इतने लंबे समय तक बिना स्नान के कभी नहीं रही थी। तो फिर अंदर चलकर देखते हैं, गु किजुए ने कहा और सीधे शहर के द्वार की ओर उड़ गए। वह दर्पण द्वार हमारी पहचान पकड़ सकता है। ये देखकर जी यन्यू चौंक गई और तुरंत गु किजुए को पकड़ लिया। घबराओ मत, मुझ पर भरोसा करो। गु किजुए ने बदले में उसका कोमल हाथ थाम लिया और सबकी नज़रों के बीच उसे शहर के द्वार की ओर ले गए। वे भीड़ के साथ दर्पण द्वार की ओर बढ़े। जी यन्यू बहुत घबराई हुई थी, लेकिन गु किजुए को इतना शांत देखकर उसका बेचैन दिल थोड़ा शांत हुआ। जैसे ही वे दर्पण द्वार के पास पहुंचे, जी यन्यू को अचानक गु किजुए की हथेली से अपनी हथेली में एक अत्यंत शक्तिशाली डेमोनिक पावर बहती हुई महसूस हुई। ये शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि जी यन्यू दंग रह गई। यहाँ तक कि उसके पुराने पूर्वज की शक्ति भी इस स्तर पर इसके सामने कुछ नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये शक्ति सभी जीवित प्राणियों से ऊपर है। जैसे ही गु किजुए की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई, जी यन्यू के मुंह से एक हल्की आह निकली और वह एक अजीब सी स्थिति में पहुंच गई। उसका शरीर गर्म हो गया और शक्ति से भर गया। बिजली की हल्की लहरें उसके शरीर को और मजबूत कर रही थीं। उसके भीतर की डेमोनिक पावर ने इस नई शक्ति को खुशी खुशी सोख लिया। इससे उसके चेहरे पर लाली छा गई। उसने अपने होठों को दांतों तले दबाया और गु किजुए के साथ दर्पण द्वार पार कर लिया। कुछ भी बुरा नहीं हुआ। वूश! शहर में प्रवेश करने के बाद जी यन्यू ने राहत की लंबी सांस ली। गु किजुए द्वारा हाथ छोड़ने के बाद उसे शहर में हलचल का अनुभव हुआ। राहगीरों की बातचीत से पता चला कि शहर के केंद्र में अल्केमिस्ट गिल्ड एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। आसमान में महायुद्ध। बूम! गड़गड़ाहट! अचानक इसी पल आसमान में एक विशाल दरार फट गई। हेवनली डेमन संप्रदाय एक गद्दार को सजा दे रहा है। सभी फालतू लोग तुरंत पीछे हट जाएं। आसमान में एक भयानक दहाड़ गूंजी और उसके बाद काले बादलों की तरह भारी डेविलिश की उस दरार से बाहर निकली और पूरी हेवनली म्यूजिक प्राचीन नगरी को घेर लिया। तुरंत बाद एक काला ताबूत उस दरार से बाहर निकलता दिखा। उस पर एक लंबी सुंदर महिला खड़ी थी जिसने काले कपड़े पहने थे और चेहरे पर नकाब था। उसकी आंखों में जानलेवा इरादा था। ये तो हेवनली डेमन संप्रदाय की हेवन बरीइंग डेमन वेनरेबल है। हे भगवान, वह यहाँ क्या कर रही है? वह एक हाफ सेंट है। पूरे शहर के साधक उत्तेजना से चिल्लाने लगे। शेनहुआंग महाद्वीप पर एक सेंट एम्परर स्टार के सेंट ग्रेड के बराबर होता है। गु किजुए ने उस महिला को देखा, लेकिन उनका नाटक देखने का कोई इरादा नहीं था। वे जी यन्यू को सीधे शहर के सबसे अच्छे सराय की ओर ले गए। गु किजुए अब डेमन एम्परर पीक पर थे। उन्हें इस हाफ सेंट की भी कोई परवाह नहीं थी। ज़ांग वुयान, गु चेन अब मेरे अल्केमिस्ट गिल्ड का 6ठे स्तर का अल्केमिस्ट है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तीखी आवाज़ आई और एक दूसरी महिला हाफ सेंट आसमान में प्रकट हुई। जो मुझे रोकेगा वह मरेगा। राक्षस कानून नहीं मानते। हेवन बरीइंग डेमन वेनरेबल की आंखें ठंडी थीं और बिना किसी फालतू बात के उसने सीधे हमला कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ आसमान में एक विशाल डेमन सील छा गई। तुम मौत को दावत दे रही हो। अल्केमिस्ट गिल्ड की महिला साधक ने ठंडी हुंकार भरी और अपनी तलवार से हमला कर दिया। बूम! इस तरह आसमान में 2 हाफ सेंट्स के बीच युद्ध शुरू हो गया। तियानलाई प्राचीन नगरी में आकाश के ऊपर हाफ सेंट्स के बीच का युद्ध बराबरी पर आकर रुक गया था। पूरे शहर के साधक इस दृश्य को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। अल्केमिस्ट प्लाजा में एक अत्यंत सुंदर और विशिष्ट व्यक्ति लड़ रही दोनों महिलाओं को देख रहा था और बेबसी से आह भरते हुए बोला, गुरुजी, गिल्ड मास्टर, कृपया लड़ना बंद करें। इस युवक का नाम गु चेन था। वह युद्ध कला से लेकर कीमिया, हथियार निर्माण, ताबीज बनाने और फॉर्मेशन व्यूह रचना तक हर चीज में माहिर था। अवज्ञाकारी शिष्य, अपनी गुरु के साथ वापस चलो। अगर तुम्हारी बात सच है कि तुम्हें फंसाया गया है, तो तुम्हारी गुरु तुम्हें न्याय जरूर दिलाएगी। उस राक्षसी महिला ने गिल्ड मास्टर को पीछे धकेलते हुए दृढ़ता से कहा। गु चेन ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है गुरुजी, मुझे आप पर विश्वास है। गिल्ड मास्टर, कृपया रुक जाइए। भाई चेन, नहीं, हेवनली डेमन संप्रदाय के कई लोग तुम्हारी मौत चाहते हैं।
अगर तुम वापस गए तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। उसके पास खड़ी बैंगनी कपड़ों वाली एक सुंदर लड़की ने घबराहट में उसकी आस्तीन खींचते हुए कहा, अगर ज़रूरत पड़ी भाई चेन तो तुम मेरे साथ मेडिसिन किंग वैली चल सकते हो। देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। गुकिजुए की दिलचस्पी। मेडिसिन किंग वैली। गुकिजुए एक रेस्तरां की छत पर अकेले शराब पीते हुए ये नाटक देख रहे थे। जैसे ही लड़की ने मेडिसिन किंग वैली का नाम लिया, उनकी दिलचस्पी तुरंत बढ़ गई। मेडिसिन किंग वैली एक महान शक्ति थी जिसका अल्केमिस्ट गिल्ड के साथ गहरा संबंध था। बाजार की 80% आध्यात्मिक औषधियां वहीं से आती थीं। यदि गुकिजुए मेडिसिन किंग वैली पर कब्जा कर लेते तो उन्हें अपार लाभ होता। एकमात्र कठिनाई ये थी कि वहां पहुंचने के लिए ग्रेट यान राजवंश को पार करना पड़ता था। पहला कदम उस राजवंश को खत्म करना होगा। लेकिन एक बाहरी सेंट यहां कैसे प्रवेश कर सकता है और शेनहुआंग के हेवनली ताओ से कैसे बच सकता है? गुकिजुए सोच में पड़ गए। कोई आश्चर्य नहीं कि गठबंधन लाचार था। शेनहुआंग का विधान सेंट ग्रेड से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति नहीं देता था। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि गठबंधन के 3 शीर्ष एम्परर ग्रेड पूर्वज पहले से ही एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति के साथ संपर्क कर रहे थे ताकि उसकी मदद से शेनहुआंग महाद्वीप के इस क्षेत्र के हेवनली ताओ को दबाया जा सके। यदि यह सफल रहा तो एम्परर स्टार द्वारा बड़े पैमाने पर आक्रमण का समय आ जाएगा। एक नया लक्ष्य। डरो मत, मेरे पास अपनी रक्षा के साधन हैं। गु चेन ने लड़की को सांत्वना दी और अपनी गुरु के साथ चला गया। हेवन बरीइंग डेमन वेनरेबल ने उसे साथ लिया और शून्य को पार करते हुए वहां से निकल गई। बुआ, आपने गु चेन को उस राक्षसी महिला के साथ कैसे जाने दिया? बैंगनी कपड़ों वाली लड़की ने शिकायत की। गिल्ड मास्टर ने सिर हिलाया और घोषणा की, प्रतियोगिता जारी रहेगी। जो विजेता होगा वह 6 महीने बाद होने वाली ग्रैंड अल्कमी प्रतियोगिता में इस शहर का प्रतिनिधित्व करेगा। गुकिजुए ने शराब का घूंट भरा और मन ही मन कहा, मैं उन महिलाओं का उपयोग मेडिसिन किंग वैली की जांच करने के लिए कर सकता हूं। मेरे पास बहुत सारे ब्लड क्रिस्टल हैं। क्या मैं शेनहुआंग महाद्वीप में सीधे डेमोनिक सेंट बन सकता हूं? उनके पास कई शक्तिशाली ड्रैगन पर्ल्स थे। दूसरों को कल्टीवेशन की जरूरत थी, लेकिन उन्हें विकसित होने के लिए केवल शुद्ध ऊर्जा की आवश्यकता थी। जीएनयू का आकर्षण और समझौता। शराब के 3 दौर के बाद जीएनयू स्नान करके शालीनता से ऊपर आए। उसने चांदी के रंग की कमर से कसी हुई पोशाक पहनी थी। उसकी स्कर्ट छोटी थी जो उसकी छरहरी कमर और लंबी टांगों की सुंदरता को बखूबी उभार रही थी। उसकी त्वचा स्नान के बाद हल्की गुलाबी चमक रही थी जो उसे मासूम और कामुक दोनों बना रही थी। क्या लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो गई? जीएनयू ने गुकिजुए के सामने बैठते हुए पूछा। ये तो बस एक गुरु द्वारा अपने शिष्य को खोजने का नाटक था, लेकिन इसमें मुझे मेडिसिन किंग वैली में प्रवेश करने का एक शानदार अवसर मिल गया। गुकिजुए ने उसे संक्षेप में पूरी बात बताई। जीएनयू की आंखें चमक उठीं, ये वास्तव में एक अच्छा मौका है। गुकिजुए ने कहा, फिलहाल हम केवल जांच कर सकते हैं। कब्जा करने के लिए हमें यहाँ के हेवनली ताओ को दबाना होगा ताकि सेंट्स और एम्परर्स प्रवेश कर सकें। उस समय तुम्हारे तियान-यू ग्रुप को मेडिसिन किंग वैली को सुरक्षित करने की कोशिश करनी होगी। जीएनयू मुस्कुराई। सीईओ शिंग, निश्चिंत रहें, मेडिसिन किंग वैली हमारी होगी। मैंने सुना है कि गठबंधन के 3 पूर्वज एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति से मदद मांग रहे हैं। यदि वे सफल रहे तो युद्ध का समय होगा। गुकिजुए ने सिर हिलाया। मुझे डेमोनिक सेंट बनने के लिए कुछ समय के लिए एकांतवास में जाना होगा। इससे मेरी शक्ति बढ़ जाएगी। डेमोनिक सेंट। जीएनयू का मुंह हैरानी से खुला रह गया। यह एक बहुत बड़ी बाधा है। मैं 200 वर्षों से डेमन एम्परर के 9वें स्तर पर हूं और अभी तक सेंट ग्रेड की सीमा को छू भी नहीं पाई हूं। जब मैं सफल हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें भी बिना किसी दुष्प्रभाव के डेमोनिक सेंट बनने में मदद करूंगा। गुकिजुए मंद मुस्कुराए। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? उनकी बातों में आत्मविश्वास देखकर जीएनयू ने मजाक में कहा, सीईओ शिंग, अगर आप ऐसा कर पाए तो मैं इतनी उत्साहित हो जाऊंगी कि खुद को आपको सौंप दूंगी। गुकिजुए बस मुस्कुराए और बोले, मेरे एकांतवास के दौरान तुम गिल्ड मास्टर या उस लड़की से संपर्क करने की कोशिश करना। उन्होंने उसे अपनी शक्ति से बना एक क्रिस्टल कोर्ट दिया ताकि उसकी पहचान गुप्त रहे। जीएनयू ने उस जादुई पत्थर को लिया और गुकिजुए को एक ब्रेसलेट देते हुए कहा, इसमें आपके बदलने के कपड़े हैं। शायद आपने अपने लिए कोई तैयारी नहीं की होगी, है ना? गुकिजुए ने जीएनयू द्वारा दी गई स्पेशल रिंग ले ली और पेट भर भोजन करने के बाद वे स्नान करने और कल्टीवेशन साधना के लिए लौट आए। पूरा त्यानजू टावर गुकिजुए द्वारा आरक्षित कर लिया गया था। शेनहुआंग महाद्वीप में लेन देन के लिए स्पिरिट स्टोन आध्यात्मिक पत्थर का उपयोग किया जाता है और एम्परर स्टार के पास इसके सबसे बड़े भंडार हैं। उस समय महाद्वीपीय गठबंधन ने भी अपनी मुद्रा की घोषणा की थी, इसलिए गुकिजुए अपने साथ 10 अरब उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लाए थे। ऐसे रेस्तरां को आरक्षित करने में प्रतिदिन केवल 10 लाख मध्यम श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खर्च होते थे।
एम्परर स्टार के प्राणियों के लिए स्पिरिट स्टोन केवल तकनीकी उत्पादों को चलाने के लिए ऊर्जा का एक स्रोत हैं, वे साधना के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। कुछ दिनों बाद त्यानजू रेस्तरां में 2 अमर साथियों के आने की खबर पूरे तियानलाई प्राचीन नगरी में फैल गई। जो व्यक्ति पूरे टावर को आरक्षित कर सकता था, वह कोई साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता था। एक हफ्ते बाद शहर के सिटी लॉर्ड नगर प्रमुख स्वयं मिलने आए। ये देखकर कि जी यन्यू इतनी कम उम्र में पहले से ही एक पीक वॉइड गॉड एम्परर थी, सिटी लॉर्ड जो स्वयं केवल 6ठे रैंक पर थे सम्मान प्रकट किए बिना नहीं रह सके। जी यन्यू बहुत चतुर थी और उसने सिटी लॉर्ड से बहुत सी उपयोगी जानकारी निकलवा ली। उदाहरण के लिए ग्रेट यान राजवंश ने पहले ही कई शक्तियों के साथ गठबंधन कर लिया था और वे घुसपैठियों के ठिकाने की तलाश कर रहे थे। उसे उस संप्रदाय का भी पता चला जहां शुवानयुवान तोबा रहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि शुवानयुवान तोबा की प्रतिष्ठा तियानहोंग क्षेत्र में इतनी अधिक थी। वह वास्तव में पिछली मार्शल आर्ट्स प्रतियोगिता का चैंपियन था। वह किनतियन डिवाइन सेक्ट का हिस्सा था, जहां एक एम्परर रैंक के पूर्वज पीठासीन थे। मिस जी, आप निश्चित रूप से हमारे तियानहोंग क्षेत्र की साधक नहीं हैं, है ना? अन्यथा ऐसा कैसे हो सकता है कि आप शुवानयुवान तोबा को भी नहीं जानती? हॉल में बैठे सिटी लॉर्ड लू ने जिज्ञासावश मुस्कुराते हुए पूछा। जी यन्यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, जैसा कि सिटी लॉर्ड ने अनुमान लगाया, मैं और मेरे सीनियर भाई यहाँ के नहीं हैं। हम इस बार मेडिसिन किंग वैली जाने और 9वीं रैंक की डिवाइन मेडिसिन खोजने के लिए यहाँ आए हैं। तो ये बात है। सिटी लॉर्ड ने चाय का घूंट लिया और कहा, हमारी गिल्ड मास्टर जोंग मेडिसिन किंग वैली से ही हैं। क्या आप चाहती हैं कि मैं उनसे आपका परिचय कराऊं? सच में? फिर तो मैं आपकी आभारी रहूंगी। जी यन्यू इसी मौके के इंतजार में थी। गिल्ड मास्टर से मुलाकात और अचानक धमाका। सिटी लॉर्ड की मदद से जी यन्यू सफलतापूर्वक गिल्ड मास्टर से मिली। मिस जी, आप और आपके सीनियर भाई 9वीं रैंक की औषधि खोजने के लिए इतनी दूर से आए हैं। गिल्ड मास्टर जोंग थोड़ा हैरान थीं। उनकी जानकारी के अनुसार मेडिसिन किंग वैली के पास केवल 6 ऐसी औषधियां थीं। वे बदले में क्या दे सकते थे? जी यन्यू ने आत्मविश्वास से कहा, मेडिसिन किंग वैली को हमारे साथ व्यापार करने में कोई नुकसान नहीं होगा। वे हमारे प्रस्ताव को ठुकरा नहीं पाएंगे। बूम बूम, जैसे ही उसके शब्द पूरे हुए, अचानक बाहर से एक ऐसा दिल दहला देने वाला शोर सुनाई दिया जैसे आसमान टूट गया हो। बस तुरंत बाद एक अत्यंत चमकदार और दमनकारी बैंगनी काली रोशनी के साथ एक राजसी और हिंसक दबाव बाढ़ की तरह फैल गया। यह सेंटलीमाइट संत की शक्ति है। जी यन्यू सहित वहां मौजूद सभी लोग तुरंत बाहर भागे और उनकी नज़रें एक ही दिशा में जम गईं। त्यानजू रेस्तरां की ऊपरी मंजिल से एक भयानक बैंगनी काली ऊर्जा का स्तंभ फूटा था, जिसमें काले रंग की बिजली और भयानक लपटें उठ रही थीं। वह स्तंभ आसमान को चीरते हुए ब्रह्मांड की गहराई तक जा रहा था। पूरा आसमान बैंगनी काला हो गया। हेवनली ताओ के चिन्ह तारों की तरह पूरे आकाश में सज गए। साथ ही एक अत्यंत दबंग और अडिग सेंसविल संत की इच्छाशक्ति ने पूरी तियानलाई प्राचीन नगरी को घेर लिया। इस शक्ति के नीचे शहर के अनगिनत साधक कांपने लगे। उन्हें लगा कि उनका जीवन अब उनका नहीं रहा, वह कभी भी मिटाया जा सकता है। काले ड्रैगन का दर्शन। जब सभी साधक और जी यन्यू भयभीत थे, तभी अचानक आसमान में एक काला ड्रैगन दिखाई दिया। वह इतना विशाल था कि उसने सूरज को ढक लिया और पूरे शहर के ऊपर छा गया। उसका शरीर काले और ठंडे स्केल्स शल्कों से ढका था। जैसे ही उसने अपना शरीर घुमाया, शहर जितना बड़ा ड्रैगन का सिर बादलों को चीरते हुए बाहर निकला। उसकी गहरी नीली आंखें इतनी राजसी थीं कि किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनसे नजरें मिला सके। हे भगवान, क्या ये पौराणिक ड्रैगन है? ये दृश्य देखकर साधकों के पैर कांपने लगे और वे जमीन पर दंडवत हो गए। शेनहुआंग महाद्वीप में केवल फ्लड ड्रैगन देखे गए थे, असली ड्रैगन देखना किसी देवता को देखने जैसा था। उनकी कहानियों में ड्रैगन अजेयता का प्रतीक थे। जी यन्यू की आंखें त्यानजू रेस्तरां पर टिकी थीं। उसके मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। मिस जी, क्या ये आपके सीनियर भाई हैं जो सेंट बन रहे हैं? सिटी लॉर्ड लू का गला सूख गया था और उनकी आवाज़ कांप रही थी। जी यन्यू ने धीरे से सांस छोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सीनियर भाई ने कहा था कि वे कुछ समय के लिए एकांतवास में जा रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी सफल हो जाएंगे। बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। लू ने तुरंत चापलूसी शुरू कर दी। एक सेंट के नीचे सब चींटियों के समान हैं, और जिसने ड्रैगन की इच्छाशक्ति विकसित कर ली हो, वह तो अजेय है। गिल्ड मास्टर जोंग भी चकित थी। अविश्वसनीय। मिस जी के सीनियर भाई वास्तव में असाधारण हैं। उनमें एक महान सम्राट बनने की क्षमता है। आसमान के ऊपर वह दुनिया को हिला देने वाली विसंगति पूरे 15 मिनट तक बनी रही और फिर धीरे धीरे शांत हो गई। भले ही वह दृश्य ओझल हो गया था, लेकिन तियानलाई प्राचीन नगरी में उन्माद मच गया। पूरे शहर के अनगिनत साधक पहली बार किसी सेंट का उदय देख रहे थे। आज उन्होंने जो देखा था, वह जीवन भर दूसरों को सुनाने के लिए एक गर्व की बात बन गई थी।
त्यानजू रेस्तरां की छत पर बने मंडप में जीएनयू, लू जीहुआ और गिल्ड मास्टर अपनी भतीजी के साथ उस महान हस्ती के दर्शन करने का इंतजार कर रहे थे। यदि वे इस बहाने एक संत से दोस्ती कर पाते तो यह उनके लिए बहुत बड़े सम्मान की बात होती। जीएनयू कुछ खामोश थी और विचारों में खोई हुई थी। गू के जुए की सफलता के दौरान उत्पन्न हुई उस विसंगति को देखकर उसके मन में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह निश्चित नहीं थी। लगभग 2 घंटे के इंतजार के बाद अचानक नीचे से एक आत्मा को झकझोर देने वाला दबाव महसूस हुआ। उस शक्ति को महसूस करते ही हर कोई अपने पैरों पर खड़ा हो गया। तभी उन्होंने सफ़ेद बालों और खून जैसी लाल आंखों वाली एक आकृति को देखा, जिसने ब्लैक ड्रैगन मिस्टिक रोब पहनी थी। उनका शरीर लंबा और प्रभावशाली था और उनके हर कदम से अजेयता की आभा झलक रही थी। प्रणाम, सीनियर। जैसे ही सिटी लॉर्ड लू और गिल्ड मास्टर को अपनी आत्मा में एक कंपन महसूस हुआ, वे तुरंत आगे बढ़े और झुककर प्रणाम किया। इस दुनिया में जहां शक्ति ही सब कुछ है, उम्र नहीं बल्कि ताकत से वरिष्ठता मापी जाती है। जीएनयू ने गो के जुए को एक गहरी नज़र से देखा और मुस्कुराते हुए परिचय कराया। सीनियर भाई, ये तियानलाई सिटी की औषधीय गिल्ड की अध्यक्ष गिल्ड मास्टर जोंग हैं और ये सिटी लॉर्ड लू जीहुआ हैं। इसके बाद उसने चुपके से पूरी कहानी गो के जुए तक पहुंचा दी। गो के जुए मंद मुस्कुराए और बोले, मैं और मेरी छोटी बहन बहुत दूर से आए हैं। मेडिसिन किंग वैली का परिचय देने के लिए धन्यवाद, अध्यक्ष जोंग। कृपया बैठिए। गिल्ड मास्टर थोड़ा सम्मानित महसूस करते हुए बोली, ये तो बस एक छोटा सा प्रयास है। सीनियर की शक्ति को देखते हुए यदि आप स्वयं भी जाते तो मेडिसिन किंग वैली आपका स्वागत करने के लिए पलकें बिछा देता। उन्हें आश्चर्य था कि उन्होंने इतना युवा संत पहले कभी नहीं देखा था जो अपने ही क्षेत्र में अजेय लग रहा था। मेडिसिन किंग वैली का लक्ष्य। भोजन और चर्चा के दौरान जीएनयू ने धीरे से कहा, मैंने सुना है कि तियानहोंग क्षेत्र के 80% औषधि क्षेत्रों पर मेडिसिन किंग वैली का कब्जा है। ये वास्तव में उल्लेखनीय शक्ति है। बैंगनी कपड़ों वाली लड़की ने गर्व से कहा, सुंदर दीदी, अगर कोई औषधि हमारी घाटी में नहीं है तो वह आपको पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगी। जीएनयू मुस्कुराए, प्रभावी है। अध्यक्ष जोंग, यदि आप खाली हों तो क्या आप कल हमें मेडिसिन किंग वैली ले जा सकती हैं? गिल्ड मास्टर सहमत हो गईं। रात के समय जब वे अकेले थे तो हल्की नशे में धुत जीएनयू ने गो की जुए से कहा, शुवानयुवान तोबा का संप्रदाय किंतियन डिवाइन सेक्ट है जो इस क्षेत्र की 3 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। इसकी विरासत बहुत प्राचीन है। गो की जुए ने शराब का घूंट लिया और कहा, तियानहोंग क्षेत्र बहुत छोटा है। हम पहले मेडिसिन किंग वैली के लिए लड़ेंगे। एक बार जब मेरा इन्फिनिट ग्रुप विकसित हो जाएगा तब हम बड़ी शक्तियों से मुकाबला करेंगे। पहचान का खुलासा। जीएनयू की नज़रें गो की जुए पर टिक गईं। सीओ शिंग, आपकी सफलता के समय वह काला ड्रैगन। क्या आपका असली रूप? क्या होगा अगर मेरा असली रूप एक काला ड्रैगन है? गो की जुए ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम देखना चाहती हो? जीएनयू ने निडर होकर कहा, हाँ। तभी गो के जुए के शरीर से बिजली उगलता एक काला ड्रैगन और खून की लपटें छोड़ता एक ब्लड ड्रैगन प्रकट हुए। काले ड्रैगन ने तेजी से जीएनयू की कमर के चारों ओर कुंडल मार लिया और उसे गो के जुए के पास ले आया। जीएनयू बिल्कुल नहीं डरी। उसने धीरे से उस भयानक ड्रैगन के सिर को सहलाया। गो के जुए ने पूछा, तुम मेरा रहस्य जानती हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूंगा? जीएनयू ने ईमानदारी से कहा, मैंने कभी किसी को बताने के बारे में नहीं सोचा। मुझे आपसे डर क्यों लगना चाहिए? मैंने लंबे समय से संदेह किया था कि आप ही सिन स्टार के वह महान जीव हैं, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं था। अगर मेरे मन में आपके प्रति कोई शत्रुता होती तो मैंने अपने पूर्वज को पहले ही बता दिया होता। वह चतुर थी। उसने शहर में प्रवेश करते समय गो के जुए द्वारा दी गई शक्ति में ड्रैगन की आभा को पहचान लिया था। गो के जुए ने उसे नीचे उतारा और कहा, मेरे साथ काम करना तुम्हारे ग्रुप के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। जीएनयू ने गो के जुए की पीठ पर बने काले ड्रैगन को सहलाते हुए पूछा, वह दूसरा वाला ब्लड ड्रैगन क्यों है? गो के जुए ने अपने सीने की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरे सीने पर ये 9 ड्रैगन पर्ल्स देख रही हो। अभी 5 को परिष्कृत रिफाइन करना बाकी है। जब ये सब काले हो जाएंगे तब मैं ब्लड ड्रैगन के 9 पूर्वजों की पूरी विरासत हासिल कर लूंगा। जीएनयू ये देखकर चौंक गई और जलती हुई उत्तेजना के साथ बोली, क्या आपके पास इनमें सांप से ड्रैगन बनने की विकास विधि भी है? वह इतनी रोमांचित थी कि गो के जुए के और करीब आ गई। उसका अपना कबीला तियान्यू पायथन अजगर था और उसे अपने रक्तस्राव को विकसित करने के लिए इस विधि की सख्त जरूरत थी। फ्लड ड्रैगन एवोल्यूशन मेथड, अजगर से ड्रैगन बनने की विधि तियान्यू पायथन कबीले के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी। अब जब जीएनयू ने सुना कि गो के जुए ने ब्लड ड्रैगन के 9 पूर्वजों की विरासत हासिल कर ली है तो वह खुद को रोक नहीं पाए। गो के जुए ने जीएनयू के चेहरे पर छाई उत्तेजना को देखा और शांति से कहा, विरासत में फ्लड ड्रैगन विकास विधि तो है, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इसका अभ्यास करने की शर्तें क्या हैं? क्या शर्तें हैं? क्या मेरा कबीला उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता?
जी यन्यू ने घबराहट में पूछा। गु किजुए ने सिर हिलाया और कहा, बात यह नहीं है कि तुम योग्य नहीं हो, बल्कि यह है कि इसके लिए तुम्हें एक असली ड्रैगन कबीले के सदस्य के साथ दोहरी साधना करनी होगी। इसके अलावा इस प्रक्रिया के दौरान उस ड्रैगन सदस्य का रक्त तुम्हारे द्वारा पूरी तरह सोख लिया जाएगा। क्या तुम जानती हो कि ब्लड ड्रैगन कबीले ने तुम्हें यह विधि तब क्यों नहीं दी थी? ये सुनकर जी यन्यू के दिल का उत्साह तुरंत ठंडा पड़ गया। उसने आह भरते हुए कहा, तो ये बात है। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय हमारे पुराने पूर्वज ने कितनी भी बड़ी कीमत चुकाने की कोशिश की, वे टस से मज नहीं हुए। यही कारण था, अगर यह विधि दे दी जाती तो दोनों पक्ष एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते। अफसोस। जी यन्यू ने बेबसी में लंबी सांस ली। अब जब ब्लड ड्रैगन कबीला नष्ट हो चुका है तो तुम्हें पूरे ब्रह्मांड में कोई और ड्रैगन नहीं मिलेगा। इसलिए इस विचार को छोड़ दो। अगर भविष्य में मुझे कोई और ड्रैगन मिला तो शायद मैं तुम्हें यह विधि दे दूं। वर्तमान में केवल गु किजुए ही एकमात्र ब्लैक ड्रैगन हैं। यदि वे यह विधि दे देते तो क्या उनका पूरा कबीला उन्हें निचोड़कर सुखा नहीं देता? वास्तव में गु किजुए ने कुछ छिपाया था। यदि उस विधि को उनके इन्फिनिट इंजन द्वारा थोड़ा संशोधित किया जाए तो ड्रैगन के खत्म होने का खतरा टल सकता था और ये दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद बन सकती थी। लेकिन गु किजुए जानते थे कि तियान्यू कबीला पूरी तरह से महिलाओं का है। यदि वे संशोधित विधि देते तो क्या उस कबीले की सभी महिलाएं उनके साथ साधना नहीं करना चाहतीं? उसे कौन संभाल पाता? ड्रैगन स्वभाव से कामुक और क्रूर होते हैं। गु किजुए ने अपनी उस प्रकृति को बहुत पहले ही दबा दिया था। यदि वे इसे नहीं दबाते तो वे एक अत्यंत क्रूर तानाशाह बन जाते। ड्रैगन इतने हिंसक होते हैं कि वे अपनी ही जाति के कमजोर सदस्यों को खा जाते हैं। गु किजुए अपनी इस प्रकृति को नियंत्रित करने में सक्षम थे जो उन्हें एक अनोखा जीव बनाती थी। एम्परर स्टार का उदय, कितने दुख की बात है। मैं फालतू में उत्साहित हो गई, जी यन्यू ने थोड़ा उदास होकर कहा। मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि मैं आपका हाथ मजबूती से थामे रखूं। वह स्पष्टवादी थी और जानती थी कि गु किजुए का भविष्य ईश्वर बनने का है। बज़, गड़गड़ाहट। अचानक असीम सुनहरी रोशनी आसमान में छा गई। इसने अंधेरी रात को दिन की तरह रोशन कर दिया। साथ ही एक अत्यंत शक्तिशाली इच्छाशक्ति जो किसी सम्राट जैसी थी, एक सुनहरे सूरज के रूप में तियानहोन क्षेत्र के आसमान पर लटक गई। क्या हो रहा है? जी यन्यू चौंक गई, लेकिन एम्परर स्टार की परिचित उपस्थिति को महसूस करते ही वह खुशी से चिल्लाई, सफल हो गया। गठबंधन के 3 पूर्वजों ने वास्तव में एम्परर स्टार की इच्छाशक्ति को बुला लिया है। बूम बूम बूम। उसी समय तियानहोन क्षेत्र की 3 सबसे बड़ी शक्तियों के पूर्वज अपने एकांतवास से बाहर आए। बाहरी लोग, क्या भव्य चाल चली है। धिक्कार है। तियानहोन क्षेत्र का हेवनली ताओ वास्तव में अवरुद्ध कर दिया गया। युद्ध की तैयारी करो। इन पूर्वजों ने बाहर निकलते ही आक्रमणकारियों से निपटने के लिए बैठक बुलाई। इस अचानक बदलाव ने तियानहोन के अनगिनत जीवों में भय पैदा कर दिया। युद्ध और लूट का समय। गु किजुए की आंखों में एक अजीब चमक चमकी। इतनी जल्दी? सीओ शिंग, क्या हमें वापस जाना चाहिए या पहले मेडिसिन किंग वैली? जी यन्यू ने पूछा। भले ही मुझे पता चला है कि वहाँ एक महान सम्राट मौजूद हैं, लेकिन हमें उनके सही निर्देशांक का पता लगाने के लिए एक यात्रा करनी होगी। गु किजुए ने कहा, एक बार सही स्थान मिल जाए तो हम बाद में सीधे वर्महोल के जरिए वहां पहुंच सकेंगे। आधा घंटा भी नहीं बीता था कि वे बादलों और धुंध से ढकी एक विशाल घाटी के बाहर पहुंचे। इसके अंदर एक सुरक्षा घेरा था जो संतों को मारने और सम्राटों को रोकने में सक्षम था। हमने मेडिसिन किंग वैली को कम आंका था, जी यन्यू ने कहा। गु किजुए ने निर्देशांक पिनपॉइंट किए और कहा, चलो। उन्होंने इन्फिनिट इंजन के वर्महोल ट्रांसमिशन का उपयोग किया और सीधे गठबंधन बेस के प्लाजा में पहुंच गए। 2 घंटे बाद वे बेस के हलचल भरे प्लाजा में खड़े थे। चारों ओर जश्न का माहौल था। हाहा, तियानहोन का विधान अब हमारे वश में है। युद्ध और लूट के लिए तैयार हो जाओ। हाहा, प्रमुख निगमों के पूर्वज चर्चा कर रहे हैं कि स्थानीय शक्तियों को कैसे बांटा जाए। हर जगह लूटपाट की बातें हो रही थीं। गु किजुए ने चर्चाओं को सुना और जी यन्यू को लेकर सीधे सुप्रीम कॉन्फ्रेंस हॉल की ओर चल दिए। उन्हें पता था कि उनके पूर्वज शायद इस समय मेडिसिन किंग वैली पर अधिकार पाने के लिए होड़ कर रहे होंगे। तो ये था ग्लोबल म्यूटेशंस फॉलोइंग अ ब्लैक मैम्बर कहानी के 71 से 80 तक की एपिसोड। अगर कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, और भी इसी तरह के कहानी सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।